नमस्कार। आरबीआई ने जब 1,76,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को देने का फैसला किया था तो तब कई सारे इकोनॉमिस्ट ने सरकार के लिए लाइफलाइन बताया, तो कुछ ने कहा कि भैया अर्जेंटीना की तरफ बर्बाद होने की तैयारी भारत कर चुका है, ऐसा कहा गया था। ऐसे क्या सिमिलरिटीज रही होंगी जिसकी वजह से विकास की तरफ बढ़ते भारत के कदम को विनाश की तरफ बढ़ चुकी अर्जेंटीना से तुलना करने पर मजबूर कर दिया। अब इस वीडियो में समझाते हुए एक वाइड पर्सपेक्टिव, एक वाइड एंगल देने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो को मैं शुरू करूं तो एक बात मैं आपसे कह दूं, देखिए जो फैक्ट्स हैं वो तो सबके सामने लाने पड़ेंगे ताकि हेल्दी डिबेट कराया जा सके। नहीं तो आज अपने अपनों को गालियां दे रहे हैं, कल पराए अपनों को गालियां देंगे, तब क्या होगा? व्हाट INI इंडिया थिंक्स। हम नहीं चाहते कि ये सिचुएशन कभी आए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, आपको समझाते हैं मामला। देखिए, अर्जेंटीना की सरकार ने अपने सेंट्रल बैंक को सरकार को फंड देने के लिए मजबूर कर दिया था। यह साल था 2010 का। अर्जेंटीना की सरकार ने सेंट्रल बैंक के फॉर्मर चीफ को बाहर कर बैंक के रिजर्व फंड का इस्तेमाल करना अपने जो कर्ज हैं उसको चुकाने में कर दिया। अब अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था देखें तो बेहद खराब स्थिति में है, यानी बेहद खराब दौर में है। इंडिया के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है? अब देखिए, चुनाव से पहले इंडियन गवर्नमेंट को आरबीआई से पैसे निकलवाने थे। अब सरकार ने कोशिश की कि बात का बतंगड़ बनाए बिना अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े ब्लंडर करने से पहले फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने रिजाइन कर दिया। अब उनकी जगह फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को लाया गया। इसी सरकार के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए। उसी बीच सरकार ने पॉलिसीज पर पॉलिसीज देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि देखिए अब ऐलान करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, एग्जीक्यूशन में पैसा खर्च होता है। जब पैसा सरकार के पास नहीं होगा तो पॉलिसी जो है वो धरातल पे नहीं दिखाई देगी। अब सरकार को फंड चाहिए था जो उसके पास नहीं था। सरकार ने वो किया जो आज तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ। सरकार ने सेक्शन 7 को लगाया, पीआरबी कमेटी बनाई, जिससे आरबीआई की ऑटोनॉमी पर खतरा बन गया, जिसका मतलब था कि सरकार का सीधा सीधा इंटरफियरेंस यानी कि हस्तक्षेप हो गया था आरबीआई के कार्य प्रणाली में, जिसके चलते दो बहुत बड़े नाम, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने 6 महीने पहले रेजिग्नेशन दे दिया, और साथ ही आरबीआई गवर्नर जिसे खुद मोदी सरकार लेकर के आई थी, उन्होंने उर्जित पटेल ने भी दिसंबर 2018 में अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा था कि वो अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम माना जा रहा था कि सरकार के इशारे पर चलने का उनके ऊपर दबाव था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि सरकार को समझना चाहिए कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा क्यों दिया है। अब सरकार को तो पैसे निकलवाने थे, अब उसके लिए उन्होंने एक विमल जालान की कमेटी बनवाई ताकि वो सरकार की डिमांड को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि इतिहास उनको गलत रूप में याद ना रखे। हुआ वही जो सरकार को चाहिए था। भारत और अर्जेंटीना के घटनाक्रम में यानी कि इंसिडेंट्स में फर्क क्या है? अर्जेंटीना की सरकार ने ऑर्डर पास करके सेंट्रल बैंक से पैसा निकलवा लिया, जबकि आरबीआई ने विमल जालान समिति की सिफारिश पर सरकार को पैसा दे दिया। और उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री में पूरी नहीं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जेंटीना में क्या हुआ अब तक। सरकार 2010 में अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक के चीफ मार्टिन रेड्राडो ने अचानक ही रेजिग्नेशन दे दिया, बेहद नाटकीय ढंग से। रेजिग्नेशन देने से पहले सरकार ने उन्हें उनके पोस्ट से हटाने की पुरजोर कोशिश की थी। रिजाइन करने के बाद सेंट्रल बैंक के चीफ मार्टिन रेड्राडो ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट ने साफ बता दिया कि स्थितियां सही नहीं चल रही हैं उनके और सरकार के बीच में। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि हम इस स्थिति में सरकार की इंस्टीट्यूशन में लगातार दखल की वजह से हैं। सेंट्रल बैंक की डिसीजन लेने की फ्रीडम और रिजर्व फंड का इस्तेमाल सिर्फ फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस की फॉर्मर गवर्नमेंट ने दिसंबर 2009 में एक ऑर्डर पास कराया था, जिसके तहत सेंट्रल बैंक के $6.6 बिलियन सरकार को मिल जाते। सरकार का दावा था कि सेंट्रल बैंक के पास $18 बिलियन का सरप्लस फंड है। अब देखिए कहानी क्या है। रेड्राडो ने यह फंड सरकार को ट्रांसफर करने से साफ साफ मना कर दिया। होना क्या था जो यूनिवर्सली होता आया है, अगर आप बड़े आदमी को नाखुश करेंगे तो फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे।
सरकार ने जनवरी 2010 में भी उन पर अपने सही तरीके से ड्यूटी ना करने के एलिगेशन लगाते हुए, आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको हटा नहीं पाए क्योंकि सरकार का यह तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। अब रेड्राडो के पोस्ट से हटने के बाद सरकार ने उनके डिप्टी मिंगेल एंजल पेस्के को चीफ बना दिया। उन्होंने वही किया जो सरकार चाहती थी, यानी कि फंड निकाल करके सरकार को देने लगे। नौबत यहां तक आ गई थी, न्यूयॉर्क के एक जज थॉमस ग्रीसा ने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखे अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के 1.7 बिलियन डॉलर को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया, जिसमें बताया गया था कि अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी एजेंसी नहीं रह गई है, वो देश की सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अब देखिए इंडिया के साथ क्या हुआ था। उर्जित पटेल के रेजिग्नेशन के बाद शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बनाए जाते हैं और उन्होंने जालान समिति की सिफारिश पर सरकार को रिजर्व बैंक का वो पैसा दे दिया जिसे सरकार हर हालत में हासिल करना चाहती थी। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब समझते हैं कि अब कैसी है अर्जेंटीना की पूरी अर्थव्यवस्था। देखिए 2003 से 2007 तक वहां जो प्रेसिडेंट रहे नेस्टर किरचनर के गवर्नेंस में अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी थी वो स्थिर थी, यानी कि स्टेबल हुआ करती थी। और जब 2007 में अर्जेंटीना ने आईएमएफ से लिया पूरा कर्ज भी चुका दिया था। अब किरचनर के बाद प्रेसिडेंट बनी उनकी पत्नी क्रिस्टीना फर्नांडिस के टाइम इकोनॉमी फिर से अनस्टेबल हो गई, अस्थिर हो गई। अब क्रिस्टीना ही थी जिन्होंने ऑर्डर पास करके देश के सेंट्रल बैंक का पैसा ले लिया, इस्तेमाल करने लगे। 2015 में अर्जेंटीना के लोगों ने मारिसियो मैक्री को एक नया प्रेसिडेंट चुना था। उम्मीद थी कि वो इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करे, जो वहां के लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 में फिर से आईएमएफ से एक बड़ा लोन लेना पड़ा। देखते ही देखते उस देश की करेंसी भी गिरने लगी, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। वहां की गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम रही। उन्होंने तमाम पॉलिसीज लेकर के आई, लेकिन उसका धरातल पे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई और नाकाम रही। ऑफिशियल डाटा बताता है कि देश की 1/3 पॉपुलेशन अभी गरीबी में रह रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश के दिवालिया होने का अंदेशा जाहिर कर दिया है और इंडिया में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार टूट रहा है। बेरोजगारी दर बीते 45 सालों में पीक पर है। जीडीपी की रेट 7 साल में सबसे कम होकर के सिर्फ 5% रह गई है। जब भारत सरकार आरबीआई से फंड लेना चाह रही थी, तब आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जी ने क्या कहा था? उन्होंने साफ कहा था कि एक अच्छी तरह से काम कर रही इकोनॉमी के लिए एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक होना बेहद जरूरी है। यानी एक ऐसा सेंट्रल बैंक जो सरकार के दबाव से मुक्त हो, क्योंकि सरकार के लिए यह एक सेल्फ गोल साबित हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि यह उन कैपिटल मार्केट्स में विश्वास का संकट पैदा कर सकती है जिसका इस्तेमाल सरकारें अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कर रही हो। देखिए, साथ ही विरल आचार्य जी ने अर्जेंटीना के एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर सेंट्रल बैंक को आप कंट्रोल करेंगे तो हालत कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। अब इस बात को किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया होगा और आपको पता भी नहीं होगा। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था, हाल ही में किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नई आर्थिक पॉलिसी या नीति नहीं आती है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए गुड बाय होने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ बहादुरी या सिर्फ ज्ञान अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से नहीं रोका जा सकता। अर्थव्यवस्था को दोनों की जरूरत होती है, जो आज हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सटीक और सीधा बात उन्होंने बोल दी। दोस्तों, आपको एक समझ में आ गया होगा अर्जेंटीना और भारत की इकोनॉमी को क्यों जोड़ा जा रहा था और क्यों कंपेयर किया जा रहा था। ये वीडियो आपको आगे भी कहीं कोई दे सकता है, मुझे नहीं पता मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि सोसाइटी में ये जो खबरें हैं जो हाईलाइट नहीं की जाती, जिसको छुपा दिया जाता है, वो अब लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने नहीं थोप सकता, लेकिन इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू तभी बनाए जब उसको पूरी जानकारी हो। अधकचरी जानकारी से अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगा तो देश महागुरु, विश्वगुरु, क्या कौन सा गुरु बनेगा? तो इसलिए हमें थोड़ा सोचना होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। पसंद आएगा देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। अगर आप INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा मोजो और पेट्रियन की। जाइए, सपोर्ट कीजिए। और आप मेरे सोशल मीडिया जो कि मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन किए हुए हैं, वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए। वहां मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव
जय हिंद, नमस्कार।